चुनाव करीब आते ही बीजेपी कांग्रेस का हर दिन अहम होता है। आज कांग्रेस ने 2 समितियों को फाइनल किया तो बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति के गठन के साथ ही पहली बैठक भी कर डाली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने घोषणा पत्र को लेकर अपनी पार्टी की सोच मीडिया को बताई तो कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। कौन कांग्रेस किसको बनाती है नहीं बनाती है इससे हमारा कोई बहुत सरोकार नहीं, लेकिन एक बात मैंने जरूर देखी कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो एक तो 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है, तो दूसरे परिवारवाद की गारंटी है। उनकी कमेटियों में भी जो दिखाई देता है कि बेटा भी पिता भी कमेटी के अंदर है तो बेटा भी उसके अंदर है। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दोनों कमेटियों में है। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जीत भारतीय जनता पार्टी को दिख रही है, पूर्ण बहुमत की एक सरकार बनने वाली है, तो वीडी शर्मा जी थोड़े से घबराए हुए हैं और उनका जो वचन पत्र तैयार हो रहा है वो शायद 18 साल के जो घोटाले थे लगातार, अब उससे ज्यादा घोटाले करने के लिए कैसे हम घोटाले करें उसके बारे में बन रहा होगा। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की चिंता ना करे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस में कमलनाथ जी का एक सशक्त नेतृत्व है और खड़गे जी जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। इधर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने आज 2 महत्वपूर्ण समितियों का गठन कर दिया, जिसमें चुनाव समिति की कमान कमलनाथ के पास होगी, जबकि चुनाव अभियान समिति की कमान आदिवासी नेता और विधायक कांतिलाल भूरिया को दी गई है। इसके जरिए कांग्रेस ने फिर आदिवासी चेहरे सामने रखकर बीजेपी के आदिवासी कार्ड का जवाब देने की कोशिश की है। भूरिया सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में भाजपा ने भी विधानसभा चुनाव संबंधी कुछ समितियां बनाई हैं, लेकिन टिकट और अन्य महत्वपूर्ण फैसले वाली समितियों का ऐलान बाकी है। हालांकि बीजेपी में अमित शाह समेत 4 केंद्रीय मंत्रियों की सीधी मौजूदगी के बाद कांग्रेस ने अपनी समितियों का ऐलान पहली बार करीब 4 महीने पहले किया है। समितियों और बैठकों के साथ शह और मात की रणनीति बननी शुरू हो चुकी है। टीवी 24 के लिए भोपाल से अतुल विनोद पाठक की खास रिपोर्ट। प्रियंका जी, आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। जी जी, आज की बैठकों के बारे में और आप लोगों का क्या प्लान है जिससे सरकार बने? हेलो जी बोलिए। हेलो जी बोलिए बोलिए। सर, मेरा आवाज मुझे सुनाई दे रहा है। चलिए, ये कुछ दिक्कत को ठीक करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन पक्ष पहले ले लेते हैं कांग्रेस का। रोहित मुकेश नायक जी हैं, 2 कमेटियां आप लोगों की भी बन गई हैं और कमेटियों का इंतजार है। नायक जी, क्या माने 2 बड़े चेहरे सामने आ गए हैं इन दोनों कमेटियों की ओर से, कमलनाथ और कांतिलाल भूरिया जी? इसको केवल इतना समझा जाए कि जिस तरीके से चुनाव हम लड़ने वाले हैं उसकी हमने पूरी तैयारी अपनी संपूर्ण कर ली है।
हम इस बात को मानते हैं कि चुनावी राजनीति में बूथ की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो सारी बैठकें भाजपा कर रही है, ये सारा केवल प्रपंच है। अगर आप पूरा मई का घटनाक्रम देखें तो ये अभी तक केवल सारा कुछ साधने में ही लगे हुए हैं। आप देख लीजिए 24 तारीख से जो मुख्य रूप से घटनाक्रम शुरू हुआ, सागर से लेके गुना तक हर जगह की स्थितियां ये रही हैं कि चेहरे को लेकर और वहां की निजी जो लोकल राजनीति है उसको लेकर खींचतान चलती आई है। मैं आपको कई सारे उदाहरण ऐसे दे सकता हूं जहां पर संगठनात्मक रूप से भाजपा एकजुट कभी दिखी नहीं। आज की तारीख में जो स्थिति है भाजपा की कि जितने भी इनके नेता आ रहे हैं, अब आप मुझे बताइए, बूथ मजबूत करने की भाजपा बात कर रही है, तो ऐसा कौन सा राजनीतिक दल होगा जिसके प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को बूथ मजबूत करने के लिए आना पड़े? ये तो केवल प्रपंच हुआ ना। आप संगठन की मुख्य संरचना को मजबूत करने आ रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ पर स्थितियां ऐसी हैं कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं। अब ये जितनी भी बैठकें करने का प्रयास कर लें, इनको पहले अपनी संरचना पे काम करना पड़ेगा और यही मुझे लगता है कि चल रहा है। इनके प्रवक्ता कुछ भी बात करें, अभी स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, बताइए 18 वर्ष लग गए, अभी तक स्वर्णिम मध्य प्रदेश नहीं बना पाई है। और कितने वर्ष चाहिए इनको स्वर्णिम वर्ष बनाने, मध्य प्रदेश बनाने के लिए? ठीक है, आप अपनी पार्टी का भी बता दीजिए। 2 कमेटियां बन गई हैं, चुनाव कमेटी अध्यक्ष उसके का कमान संभालते हैं, कमलनाथ जी के पास है। चुनाव अभियान भूरिया जी के साथ है। आदिवासियों को और कमलनाथ जी के समर्थक दोनों को साधने की कोशिश रहेगी। नहीं है, क्योंकि लीडरशिप बेस्ड पार्टी है कांग्रेस। हम चाहेंगे कि जो भी नेता है वो अपनी सबसे योग्य स्थिति में रहे और अपनी योग्यता को पूर्ण रूप से निखार कर जनसाधारण के लिए काम कर पाए। चुनाव में उनके मुद्दों को हम चुनाव में लेकर जा सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। हम केवल इन्हीं नेताओं को नहीं, सभी नेताओं का इस्तेमाल करेंगे, उनको अपनी उचित यथाउचित स्थिति देकर और चुनाव में ले जाएंगे ताकि चुनाव हम ठीक से लड़ सके। ठीक है, चलिए, चुनाव में जाने के लिए कमेटियां अभी और कई बनती रहेंगी। हालांकि बीजेपी की ज्यादा कमेटियां बन गई हैं, तो प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका जी, कमेटियां बन गई हैं सरकार में, क्योंकि आप लोग हैं, इसलिए जब आप लोग वादा करते हैं तो लोग पूछते हैं कि सरकार में तो आप ही लोग हैं, अब वादे की क्या जरूरत, करके दिखाने का समय है। हाँ जी, बिल्कुल। इसके लिए आज ही जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम लोग जो भी वादे किए हैं उनको करने के लिए, अगर हम बीमारू राज्य से आज अगर हम बात करें विकसित राज्य, विकसित राज्य से स्वर्णिम राज्य की ओर अग्रसर अगर हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जमीनी स्तर की योजनाएं जो पूरी तरह से लागू की गई हैं उनके वचनबद्ध होकर के ही हमने आज ये करके दिखाया है। और इसके लिए सदैव हमारा प्रयास रहा है और आगे भी रहेगा, जिसके लिए जितनी भी योजनाएं हमारी बनाई गई थी वो जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। और आज भी जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बताया है वो यही बताया है कि जो भी हमारी जनता की जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी उनका विश्वास है, जो भी उनके मत है, उनको हम लोग इकट्ठा करते हुए आगे की रणनीति बनाएंगे। और अभी तक हमने जो कार्य किया है उसमें मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं अग्रणी हो रहा है, विकास कर रहा है, विकसित हो रहा है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे चलेंगे। और रही बात, जैसे ये माननीय भाई साहब ने जो कहा अभी, प्रवक्ता भाई साहब ने, कि जो भाजपा की फूट और ये वो जो भाई बात कर रहे हैं, तो पहले तो ये अपना देख ले, जो कांग्रेस जब से गठन हुआ आज तक 3 से 4 पार्टियां कांग्रेस से टूट के ही बन चुकी हैं। ठीक है, तो इनका ये कहना या इनके ये जुमलेबाजी, आप विषय ये है कि खुद इनके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का शब्द है ये, माननीय दिग्विजय सिंह जी के, कि अगर अब की बार चुनाव नहीं जीतते हैं तो कार्यकर्ता भी ना मिलेंगे इन्हें काम करने के लिए। ये इनके माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्द थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी के। तो ये तो पहले इस पे कार्य करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। हमारी चिंता छोड़ दीजिए, जो हमें विकास करना है वो तो आंकड़े भी दिख रहे हैं, जमीन पे भी दिख रहा है। प्रति व्यक्ति की जो आय बढ़ी है वो हम नहीं बोल रहे, नीति आयोग की रिपोर्ट बोल रही है कि प्रदेश ने कहीं ना कहीं तरक्की करी है। खुशहाल जो किसान है, जिसका सिंचित रकबा बढ़ा है, वो खुशहाल किसान बता रहा है, जो सम्मान निधि पाता है और आज सम्मान से जीवन जीने के लिए दिख रहा है। जहां आज उनको बिजली के साधन उपलब्ध हुए हैं, उनकी खुशी बताती है। महिलाएं जिस हिसाब से आज अग्रणी हो रही हैं, आज आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं, ये उनकी जो अगर हम कह सकते हैं कि जो उनके प्रयास हैं, हमारे जो सरकार के प्रयास है जो उन तक पहुंचे हैं, ये उनके ही शब्द हैं, हमारे शब्द नहीं। और हमारी जो सरकार है इसके लिए वचनबद्ध है और आगे भी इसी के लिए वचनबद्ध रहेगी और स्वर्णिम मध्य प्रदेश का निर्माण करेगी। ठीक है, आपके दावे अलग हैं और ये देखिए विपक्ष के हमारे प्रवक्ता साथी रोहित मुकेश नायक जी दिखा रहे हैं कि क्या क्या पूरे नहीं हुए। आऊंगा मैं रोहित जी आपके पास, लेकिन
पहले चलता हूं, हमारे साथ सरमन जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सरमन जी, आप देख रहे हैं दोनों पार्टियों को एक बड़ा बर्डन है बीजेपी के पास 18 सालों का, जिसको लेकर वो मैदान में है। ऐसे में आप कांग्रेस की तैयारियों को कैसे देखते हैं? थोड़ा देर से शुरू हो रही हैं, लेकिन तैयारियों के लिहाज से कौन कहां पर है? देखिए मोहन जी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की जहां तक बात है, तो जैसा कि आपने डिबेट का विषय भी रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की आज चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई है और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी की चुनाव घोषणा पत्र समिति, जिसको कि वो लोग वचन पत्र समिति कहते हैं, उसकी कई बैठकें हो चुकी हैं और उनकी बैठकों में चुनाव के जो वादे हैं जनता के लिए वो तय हो चुके हैं। और उसी तारतम्य में अभी एक हफ्ते पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने किसानों से जुड़े हुए जो वादे संकल्प पत्र में आने वाले हैं, उसका उन्होंने पहला कुछ मुद्दे जो है ना, वो आम नागरिक, आम जनता के बीच में लाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो अब ये तैयारियों के संदर्भ में यदि आप देखें तो कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर है, एक। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से परंपरा रही है कि वो पब्लिक के बीच में जाके अपना इलेक्शन का वचन पत्र, संकल्प पत्र या घोषणा पत्र बनाते हैं। अभी उनका क्या आएगा, क्योंकि इसके पहले तो जनसंकल्प पत्र आए हैं, वो क्या नाम रखते अभी कहना मुश्किल है। और इसके साथ साथ वो लोग ऑनलाइन भी लोगों से अपने सुझाव बुलवाते हैं, विभिन्न वर्गों के बीच में जाके मीटिंग्स करते हैं और जनता के बीच में भी जाते हैं, सोसाइटीज के बीच में भी जाते हैं। ये उनकी अपनी परंपरा रही है और इसीलिए उन्होंने जो पूर्व वित्त मंत्री हैं जयंत मलैया जी को उसका कमान सौंपी है। यहाँ भी मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह जी को इसकी कमान सौंपी है। और जहां तक कमेटियों की बात है, तो देखिए कांग्रेस पार्टी की कमेटियां इलेक्शन जो हाईकमान अनाउंस करता है, केंद्रीय नेतृत्व उसने अनाउंस कर दी है, इलेक्शन कमेटी भी और कैंपेन कमेटी भी। भारतीय जनता पार्टी की भी कमेटियां अनाउंस हो गई हैं। तो दोनों दल जो है ना लगभग बराबर से चल रहे हैं, लेकिन वचन पत्र या घोषणा पत्र के संदर्भ में बात करें तो थोड़ा सा कांग्रेस ने एज ले लिया, उसने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा वचन पत्र या चुनाव घोषणा पत्र के संदर्भ में अभी उसकी पहली बैठक हुई है, थोड़ा सा अभी उसको और काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये किस्तों में लगातार घोषणाएं और लोगों की जानकारी में लाने का क्रम कांग्रेस की एक पुरानी पद्धति है कि वो पहले से बता देते हैं कि हम ये लाएंगे, घोषणा पत्र में स्वरूप आना बाकी है। लेकिन काफी कुछ हद तक चीजें सामने कांग्रेस की ओर से आ चुकी हैं। रोहित जी, हम तैयारियों के लिहाज से देखें, बीजेपी ने एक नया नाम दे दिया, स्वर्णिम मध्य प्रदेश। वो कह रहे हैं कि पहले बीमारू प्रदेश था, फिर थोड़ा विकसित हुआ, अब स्वर्णिम बनाने के लिए समय फिर से मांग रहे हैं वो। ऐसे में ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने की बात कह रहे हैं। 18 वर्ष मोहन जी क्या कम पड़ रहा था स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए? प्रियंका जी कह रही हैं कि हम जो है वादा पूरे करते हैं, हमने घोषणाएं नहीं की, हम वचन जो है वो देते हैं और पूरा करते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो हमने जो परिवर्तन किया है अपनी कार्यशैली में, हमने घोषणा पत्र नहीं निकाला है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में घोषणा भी मुख्यमंत्री जो है वो सतत गोलियां दाग रहे हैं घोषणाओं की, लेकिन हम वचन देते हैं। अब मैं कुछ आपको चीजें दिखाता हूं प्रियंका जी की चक्षु खोलने के लिए। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो 2100 रुपए में मिट्टी भी बेच देता। उसके बाद आज की तारीख में केवल एक ही माह का ब्यौरा दूंगा, पहले भी एक ही माह का दिया, मई का, और अब फरवरी का ब्यौरा दे रहा हूं। देखिए फरवरी में क्या कह रही है सरकार, समर्थन मूल्य देने के लिए पैसा नहीं है, खरीदी के लिए पैसा नहीं है, मिट्टी बेच दूंगा 2100 में। और जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके पास क्या होता है, समर्थन मूल्य के लिए पैसा नहीं है। एक और उदाहरण देता हूं प्रियंका जी आपको, आप कह रही हैं हम वचन जो है वो पूरे करते हैं। ये देखिए सीएम और मंत्रियों के 747 वादे पेंडिंग हैं, इनमें से 19 साल पुराने भी हैं। ये फरवरी की खबर है। आप क्या 18 साल से कर रहे हैं, कब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे? 19 साल पुरानी आपके वादे पूरे नहीं हो पाए हैं।
आप बोल रहे हैं कि हम जो है वादा खिलाफी नहीं करते, हम वचन पूरा करते हैं। ये 220 योजनाओं में बजट का रोना, ये विकास की बात कर रही है प्रियंका जी, ये विकास की है। 220 जो है योजनाओं में बजट नहीं है। आप बताइए ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना था, बना पाए पॉस्को का? ठीक है, आप छोटी छोटी बातें जो जनसाधारण से जुड़ी हुई है वो आप पूरी नहीं कर पाए हैं। आप यहां पर बैठकर ऐसे आप बात करते हैं, आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आपको कम से कम एक आत्मा होके जनसाधारण की वो बातें। प्रियंका जी जवाब देना चाह रही हैं, सुन लीजिए। ठीक है प्रियंका जी, घोषणा पत्र पहले का पूरा नहीं हुआ, कई काम अधूरे हैं, अब नया घोषणा पत्र आप लोग बना रहे हैं, उसका क्या औचित्य है जब पहले का ही पूरा नहीं हुआ? देखिए, अभी हमने फिर से कहा है कि अभी हमने घोषणा पत्र तैयार नहीं किया है। ये मैंने अभी भी कहा है कि अभी हमारा मैनिफेस्टो तैयार नहीं हुआ है, जो कि जन आकांक्षा योजनाओं को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। तो ये मैंने अभी कहीं स्वीकार नहीं वो किया ये कह रहे हैं पहले के बता रहे हैं कि कई चीजें आप लोगों की रुकी हुई हैं, पाइपलाइन में है, पूरी नहीं हुई हैं। जब वो पूरी नहीं हुई है तो आगे जो बनाएंगे वो कैसे पूरा होगा, ये पूछ रहे हैं वो। वन बाय वन में इनके हर एक चीज का जवाब दे रही हूँ आदरणीय। देखिए, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हम तो घोषणा कर देते हैं, तो इनने अभी कर्नाटक में भी सरकार बनाई थी घोषणा करके, जिसमें आज ही इनके डिप्टी सीएम जी का स्टेटमेंट आया है कि हम 1 साल तक कोई भी विकास कार्य नहीं कर सकते। ये इनकी सरकार की स्टेटमेंट है, मैं अपनी सरकार की बात नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा अभी जो छत्तीसगढ़ में 229 करोड़ का जो गोबर खा गए ये लोग, गोबर का जो इन्होंने कांड किया है, ठीक है, कभी चारा खाते थे लोग, आज तो इन्होंने गोबर ही खा गए हैं, तो उस पर तो ये जवाब दे नहीं पाएंगे। इसके अलावा भी जो इनका पुराना जो घोषणा पत्र रहा है उसमें तो ये जो है 13 महीने सरकार चला पाए थे, सरकार ही नहीं चला पाए। तो ये किस तरीके से पहले ये स्थायित्व अपनी पार्टी में तो लेकर के आए, बार बार जनता को मूर्ख बनाना, ठगना और करप्शंस की बात अगर हम करें तो जितने ज्यादा नेता इनके जो भ्रष्ट निकले हैं, जिनके ऊपर आज जितने नियुक्त पाए जाते हैं जांचों में, अभी तक ये लोग उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये लोग किस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते हैं या किस तरीके से जनता को विश्वास दिला सकते हैं कि ये कुछ अच्छा जनता के लिए करेंगे। हाँ, हमने जो धरातल पे योजनाएं लाए हैं उनमें से कुछ तो कंप्लीट हुई भी हैं और कुछ कंप्लीट होना बाकी है। जो सतत प्रक्रिया है, जिसमें अगर हम बात करें कि मातृ मृत्यु दर जैसी चीजें जो बहुत छोटे एक जागरूकता का विषय था, या शिशु मृत्यु दर जैसा जो है संस्थागत प्रसव वाली बात है, आज आप देखिए इनमें लगातार प्रयास हो रहा है और हम धीरे धीरे उसमें हर जगह पर अपने आप को कहीं ना कहीं अच्छा सिद्ध कर पाए या हम उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से सफल भी हुए हैं जागरूकता को लेकर के। जिसमें अगर हम बात करें सबसे ज्यादा तो लिंगानुपात की बात आती है, जो ये लोग बात करते थे, जिसमें आज हम बात करें प्रति 1000 के ऊपर आज 498 जो बच्चियां जो है पहले पैदा होती थी और आज जो देखा जाए तो 1000 से ज्यादा 970 के ऊपर हम आ चुके हैं। तो ये धीरे धीरे जो चीजें चल सकती, जो बदल सकती है, उन्हें ही बदला जा सकता है। अगर हम बात करते हैं ये लोग जो बोलते हैं कि वचन पूरे नहीं किए, तो ये जमीनी स्तर का ही है। जिस पोलियो अभियान को लेकर के इनको सालों साल लग गए थे टीकाकरण करने के लिए, वहीं हमारी सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन में आप देखिए देश को पूरा लाभान्वित किया, प्रदेश को लाभान्वित किया। आप इस चीज का इनकार नहीं कर सकते। ये लोग ऊर्जा के ऊपर बात करते थे, आज सौर ऊर्जा जैसे। प्रियंका जी, क्या पूरी बात का सार ये है कि इन लोग ने जो किया वो किया, लेकिन कांग्रेस जब वादों को करके सरकार में आती है तो वो पूरे नहीं हो पाते, रेवड़ी कल्चर जो है वो फेल हो जाता है। कर्नाटक हिमाचल का उदाहरण सामने है। रोहित जी, ये हमने लागू करी और जिस तरह के गड्ढे में ये छोड़कर जाते हैं किसी प्रदेश को, उसके गड्ढे को भरना बहुत कठिन होता है। अभी प्रियंका जी कह रही थी कि पहले चारा घोटाला हुआ, कांग्रेस के लोग गोबर खा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हम तो कम से कम आप अपनी गरिमा को आपके लिए केवल आने से पहले ही नारा लगाने लग जाते हैं कि गड्ढा है, गड्ढा है, गड्ढा है, और उतना ही आप उत्सुक होते हैं सरकार में आने के लिए। तो आपका विजन किस चीज को लेकर बनाते हैं? गड्ढा पूरा करने के लिए बनाते हैं या सिर्फ घोषणाएं करने के लिए मात्र बनाते हैं और बाद में आप लोग जो भार है वो जनता के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। प्रियंका जी आपको मौका दूंगा, रोहित जी की बात हो जाने दीजिए। कि सरकार गड्ढे में है, सरकार गड्ढे में। आप लोग आने से पहले योजनाएं जो बनाते हैं वो किस चीज को ध्यान में रख करके योजनाएं बनाते हैं? आप बोले वो विजन तो क्लियर करिए। आपका विजन ही क्लियर नहीं होता, मात्र घोषणा कर देने से या मात्र वचन पत्र दे देने से क्या होगा? आप ये तो बताइए, आप उस योजनाओं को क्रियान्वयन पे कैसे लाएंगे? एक एक करके प्रियंका जी आएंगे, आपको मौका दे दिया। रोहित जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। आपका सवाल मैंने उनको बता दिया। रोहित जी, मूल रूप से पूछने का आशा यह है कि रेवड़ी कल्चर के वादे नुकसान देते हैं सरकार को और वादे पूरे नहीं हो पाते, ये कह रही है बीजेपी। 18 वर्षों से रेवड़ी कल्चर ही तो चल रहा है और अगर ये जो गड्ढा करके जाते हैं उसको भरने में समय लगेगा। अभी आज तक ये 2003 के सड़कों के गड्ढों की बातें करते हैं मोहन जी, तो ये तो
जो पूरी अर्थव्यवस्था है और पूरी आम जनमानस का जीवन है, मध्यम वर्ग का जो की जेब है, उसमें छेद कर दिया इनने। तो आज की तारीख में जिस तरह की महंगाई है, अंग्रेजों ने भी 40% आटा एक साल में महंगा हुआ है, जीएसटी कलेक्ट नहीं किया था अंग्रेजों ने, इनने आटे पे जीएसटी कलेक्ट किया है। अंग्रेज जो थे उनने भी नहीं कलेक्ट किया था। ये कह रहे हैं कि हमने गोबर खाया, इनके जो सांसद है वो कह रहे हैं हम बीफ खाते, केवल फरवरी की बात ही कर रहा हूं अभी मैं। ठीक है, तो ये उसके बारे में क्या प्रियंका जी आप अपनी बात बोल दीजिए। ये सारी बातें उनकी ओर से भी आ रही हैं जो आप उन पर आरोप लगा रही थी। देखिए, इन लोगों का कोई विजन क्लियर है नहीं। बार बार अभी ये सरकार में नहीं आए हैं, उसके पहले इन्होंने गड्ढों की बात करना शुरू कर दी। ऐसा ही इन्होंने कर्नाटक में किया, सरकार बनाई। जब सरकार आप बनाते हैं तो आपको प्रदेश की अर्थव्यवस्था मालूम होती है, ऐसा नहीं है कि वो चीज किसी अंधेरे में रहती है। तो आपको जो विजन बनाना है या जो घोषणाएं करनी है उन चीजों को ध्यान में रख के करिए ना। जब आपको ये मालूम है कि हमारी आर्थिक स्थिति अभी ये चल रही है, ठीक है, अब आप बाद में उस चीज का बहाना ले लें कि हमें तो गड्ढा दिया गया था इसलिए हम नहीं कर पाए या उसको पूर्ति करने में हमें टाइम लगेगा। तो आप ये विषय लेकर के जनता के बीच में अपनी घोषणाएं उस हिसाब से करिए, अपनी योजनाएं को स्पष्ट करिए कि आप लोग के पास योजनाएं क्या है। आपके पास ना रीति स्पष्ट रहती है, ना नीति स्पष्ट रहती है, ना आपकी नीयत साफ रहती है। सिवाय आप लोगों ने वंशवाद को पोषित करने के अलावा आज तक कुछ नहीं किया है। आपकी पार्टी को पहली बार निष्पक्ष कहीं से अध्यक्ष आप लोग लेकर के आए हैं, वो भी आपने एक पुतले की तरफ उठा के रखा हुआ है। आपके पास में कार्यकर्ता नहीं है। सरमन जी से आखिरी कमेंट ले लेते हैं। सरमन जी ठीक है। सरमन जी, ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश का सपना दोनों ही पार्टियां दिखा रही हैं, ये क्या अभी हम उसके करीब हैं या वो अभी काफी दूर है स्वर्णिम मध्य प्रदेश? देखिए मोहन जी, अभी तो ये कहना इसलिए मुश्किल है कि अब नवंबर में जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव संपन्न होंगे तो उस समय मध्य प्रदेश का जो प्रबुद्ध और समझदार जो मतदाता है वो किसके पक्ष में मतदान करता है, कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। और जहां तक अभी के काम की बात है तो देखिए, विकास जो है ना वो एक सतत प्रक्रिया है और वो लगातार होता है। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बहुत कुछ काम हुआ, माननीय कमलनाथ जी के भी नेतृत्व में बहुत कुछ काम हुआ और काम अभी होना बाकी है। अब जिस दल की सरकार आएगी वो किस तरह का स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएगी, ये तो 2023 नहीं तो ये दावे जो किए जा रहे हैं उसमें डगर कितनी कठिन है? वो डगर कठिन है या आसान है? अब देखिए, डगर कठिन का आशय यही रहता है कि आप फाइनेंस कहां से जुटाएंगे। तो अर्थव्यवस्था जो है ना वो किसी भी राज्य के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं होती है, क्योंकि उनके पास में कई सारे संसाधन होते हैं। एक्साइज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है और खनिज होता है। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं से पैसा आता है, बहुत सारी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनसे फाइनेंस किया जाता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट प्राइवेट पार्टनरशिप में लाते हैं। देखिए, संसाधन जुटाने के लिए आरबीआई से लोन भी लिया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है, 3 लाख करोड़ का लोन ले चुकी है। तो देखिए, लोन मतलब ये किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए, सरकार के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना कोई समस्या नहीं रहती है। ठीक है, तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा या नहीं बनेगा, या जो दावे हो रहे हैं उसमें कौन खरा उतरेगा, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश का सपना दोनों ही पार्टियां दिखा रही हैं, एक बना रही है, एक दावा कर रही है। ऐसे में किस दावे में सच्चाई है, इसके लिए हमें जनता के फैसले का इंतजार करना होगा। समय कम है इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रोहित मुकेश नायक जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका दुबे जी रही हमारे साथ, उनका बहुत धन्यवाद। और सरमन जी हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। और डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।